डुअल नेचर, और डुअल नेचर में हम बात करेंगे फोटॉन्स के बारे में। और फोटॉन बेसिकली क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। कुछ प्रॉपर्टीज हम फोटॉन्स की मान के चलेंगे फोटॉन्स के बारे में। इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। इसका रेस्ट मास 0 होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब, हाँ तो बोलो ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना ही नहीं, होता ही नहीं है चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। ना इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ना इस पे मैग्नेटिक फोर्स, यानी कोई भी फोर्सेस, मतलब फोर्सेस का इफेक्ट इस पे नहीं होगा। इसके बाद जो एनर्जी होती है वो HF होती है। H यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना इस चीज को। आप न्यू बनाना चाहो तो न्यू बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके पास, इसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएट कर दिया। पहले आप मुझे एक बार बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू c स्पीड ऑफ लाइट इनटू f। पक्का? श्योर? देख लो। नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। f बराबर c लैम्डा के होता है। हाँ, तो ये होगा c बाय f। भाई स्पीड इनटू टाइम होता है ना, टाइम का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी f इनटू लैम्डा, अगर हमें जरूरत पड़े। आइंस्टीन साहब बोलो, आइंस्टीन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल्स टू mc²। एक एनर्जी ये है, फोटोन जब चल रहा है, एक एनर्जी है, दोनों को इक्वेट करो तो mc² दिस इज इक्वल्स टू hf, ठीक। f की वैल्यू को c की टर्म्स में रखो, c बाय लैम्डा, तो mc² दिस इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। यहाँ से c चाहो तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से m की भी वैल्यू निकाल सकते हो, m की वैल्यू क्या होगी? hc बाय लैम्डा। और नहीं तो आप ये एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा याद रखना है। फिर याद रखने वाली क्या बात है, m इंटू c इज योर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ से क्या है? h बाय लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखो इसको बस। एक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें फोटॉन्स के बारे में पता होनी चाहिए कि ये चार्जलेस है, ठीक है, रेस्पॉन्स इसका 0 का है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इसके पास एनर्जी है जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, एनर्जी लैम्डा पे भी डिपेंडेंट है, ये भी ध्यान रखना। इसको मैं hc बाय लैम्डा भी कर सकता हूँ। f और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक अगर लाइट ट्रेवल करे तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, बट उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर है ना मिला, कुछ हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे होता है फोटोन फ्लक्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी होती है ना, कुछ बेसिक सी चीजें याद रख कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स आई बोले तो इंटेंसिटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब सुनो, अब जब वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम बात कर रहे थे तो हमें एक चीज और समझ में आई थी कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो ये होती है। मान लो ऐसे करके 100 फोटॉन्स आए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू HF। भाई एक के पास कितनी है? 100 के पास। तो अगर मुझे कभी ई टोटल की बात करूं, टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगी? एंड दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अगर मुझे n निकालना है तो मुझे टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये तो मुझे पता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है बाबा? hc बाय लैम्डा या h इंटू l,
ठीक। अब ये फोटॉन्स निकलेंगे कहाँ से? सोर्स। अब ये सोर्स कहाँ है? ये हमारे घरों में, सबके घर में है सोर्स। हम लाइट लेने जाते हैं, कोई 50 वोल्ट की लेने जाता है, कोई 100 वोल्ट की लाइट लेने जाता है, कोई 500 वोल्ट की लाइट लेने जाता है ना। जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट होती चली जाती है, वैसे वैसे हम अपनी जो भी इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको वैसे बढ़ाते चले जाते हैं। मान लो मैं एक 100 वोल्ट का बल्ब लेके आया। 100 वोल्ट क्या है? पावर। अब वो एनर्जी को रेडिएट आउट कर रहे है ना। 1 सेकंड में कितनी, 2 सेकंड में कितनी, 3 से, बात समझ रहे हो? एनर्जी थी क्या? एनर्जी होती क्या? पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। यही तो होती है ना कि उस 100 वोल्ट के बल्ब में से 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी निकल रही है। यही तो मतलब समझिए हम लोग। मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये बल्ब है, ठीक, और ये 100 वोल्ट का है, तो ये 100 वोल्ट का मतलब क्या हो भाई? पावर का तो फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अगर 100 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में वहां से 100 जूल की एनर्जी निकल रही होगी। नहीं आया समझ में? यही तो हुआ ना। हाँ, तो पावर अगर हमें जो भी कोई भी सोर्स लेने जाते हो, पावर तो सबकी पता लगती है भाई। कोई 10 वोल्ट का है, कोई 100 वोल्ट का है, कोई 2000 वोल्ट का है। तो इनटू टी कर दूं तो क्या टोटल एनर्जी पता लग सकती है मुझे सोर्स की, कि भाई इतनी एनर्जी निकालने वाला है टी टाइम में। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पी इंटू टी। पी क्या है जल्दी बोलो? पावर। टी क्या है? टाइम। रखो यहाँ पर, ये टोटल एनर्जी है, रखो यहाँ पर। तो क्या है ये मेरे पास? एन दिस इज इक्वल्स टू पी टी बाय एच इंटू एफ। ठीक। अब एक इंटेंसिटी की डेफिनेशन में बहुत बारी पूछा जाता है, कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दोबारा सुनो, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एंड दैट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। याद करो, फ्लक्स निकालते हुए हम लोग ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो एरिया जो होना चाहिए, जो प्लेन है, वो परपेंडिकुलर हुआ था, है ना। फिर अगर एरिया हम किसी इंक्लाइन पे कर देते तो हम उसका प्रोजेक्शन ले लेते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, जो कट कर रहा है। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कोई सोर्स इंफिनिटी पे रखा हुआ है, हाँ? कोई सोर्स है हमारे पास इंफिनिटी पर रखा हुआ है, सोर्स इज एट इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट हमें कैसी आती दिखाई देगी? पैरेलल। तो ये लाइट रेज है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना दी। अब देखो, इंटेंसिटी को समझो और वो एरिया का कॉन्सेप्ट समझो। एनर्जी क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है, वो इंटेंसिटी है। क्योंकि जो ये लाइन जा रही है हमारी, ये एरिया देखो, एरिया परपेंडिकुलर है ना, प्लेन। अरे बोलो भाई। yes, तो ये एरिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया कैसे लेना है? परपेंडिकुलर। डन। अब सोच, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, मान लो एक बल्ब रखा हुआ है, बल्ब है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट उसकी पावर दे दी हमने, ठीक है। हर एक सेकंड में यहाँ से एनर्जी कितनी निकल रही होगी? 100 जूल। ये तो परफेक्ट है, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ से किसी भी दूरी x दूरी पर मुझे पता लगाना पड़ेगी, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ, या इस Q पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ, या इस R पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ, तो बस मुझे ये बताओ क्या ये PQR पर इंटेंसिटी सेम होगी या अलग अलग होती चली जाएगी? जायज बात है। दीवार पे एम्फसाइज कर, वहां की इंटेंसिटी देख और इसके मतलब थोड़ा सा आगे चल के इंटेंसिटी देख, अलग अलग इंटेंसिटी होती है। अब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स मान लो P पावर थी, तो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? ध्यान से देखो, E/T तो पावर हो गई, है ना। और यहां से अब जो ये लाइट निकलेगी, एक डायरेक्शन में निकलेगी, चारों डायरेक्शन में निकलेगी। तो जिस भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर एक इमेजिनरी स्फीयर मान लो, और इस स्फीयर का क्या बन गया? रेडियस। और रेडियस बोलो, एरिया बोलो, 4πr²। 4πr²। रखो यहाँ पर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? जो भी पावर दे रखी है, परपेंडिकुलर एरिया 4πr²। ध्यान से देखने वाली क्या बात है,
पावर उस सोर्स की कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए, ये मेरे पास पॉइंट सोर्स अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट सोर्स के लिए जो मेरी इंटेंसिटी होगी क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, आर के या एक्स के जो भी जनरल पॉइंट जिस पर भी आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, नहीं आया समझ में, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? जल्दी एक बार रिपीट करो फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज। पैकेट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट लगने वाला, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी, जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, hc by लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हो। इंटेंसिटी पहली बात तो ये पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होते चले जाएंगे उतनी इंटेंसिटी। और ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, सुबह के समय देखो और दोपहर के समय देखो, सेम चीज आपको सुबह देखो वो थोड़ा डल डल दिखाई देती है, दोपहर में बढ़िया चमकती हुई दिखाई देती है। रीजन बताओ? फोटॉन्स, सुबह फोटॉन्स कम आ रहे होंगे और शाम को मतलब दोपहर के समय नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा। ऐसे ही कि एक बलून था, एक बलून मारा फेंक के तो पानी की इंटेंसिटी बहुत कम आई थी, 100 बलून फेंक के मार दी तो वो पूरा का पूरा गीला हो गया। गीला मतलब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमें चमक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पे वो बलून गिरेगा वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में? फिर हम इन लोगों ने बात करी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो भी हमें सोर्स दे रखा होगा उसकी पावर हमें पता होगी तो पावर की टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से ये आ गया। अब ध्यान से देखो, n/t को बोला जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, इसी को फोटोन फ्लक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन फ्लक्स। n/p, तो फॉर्मूला बोलो n/t का क्या हो गया? p/hf, p/hf। अब इसको ना a से मल्टीप्लाई कर दो, a से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो, p/a क्या बन गया? इंटेंसिटी को आप ये भी लिख सकते हो ना भाई, p/a। नहीं है? p/a क्या बन गया? इंटेंसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या बन गया? IA/hf। क्वेश्चन पूछे जाए तो बता देना, नहीं पूछे जाए तो लीव इट। बट ये पोर्शन बहुत बहुत बेसिक पोर्शन है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत बेसिक चीजें है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, पक्की बात। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2-3 बातें यहाँ पे समझ के चलना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि इट्स अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है? और हम एक चीज और, जो कि हम फोटोन को एक पार्टिकल मान के चल रहे हैं, तो ये फोटोन का किसी भी सरफेस पर जाके जब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो दिस इज 1-to-1 फिनोमेना। अभी समझना इसका, ये 1-to-1 का मतलब क्या है? देखो, हमें फोटो लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, लाइट से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है? लाइट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब लाइट है कौन? फोटोन। तो जायज बात है, फोटोन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, अब वो उस फोटोन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको निकाल सकता है। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर फोटोन निकाल पाएगा, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। कुछ फोटॉन्स निकाल भी पाएंगे और कुछ फोटॉन्स नहीं भी निकाल पाएंगे। देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन फोटॉन्स नहीं निकाल पाएंगे, कौन निकाल पाएंगे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये अपनी क्लास की ना बाउंड्री लाइन है, हाँ, 3 बंदे अपन खड़े कर देते हैं, थोड़ा साइज के हिसाब से देखते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है, ठीक है? एक मान लेते हैं हर्ष, एक मान लेते हैं लौकिक, और एक मैं खुद मान लेता हूं, ठीक है? हर्ष, लौकिक, विवेक। साइज के हिसाब से देखो, सबसे पतला, फिर उससे थोड़ा सा हेल्दी, फिर उससे थोड़ा सा हेल्दी, ठीक? आप सुनो,
अब हमें निकालना है इसमें से। अभी हम जो यहाँ, अच्छा एक चीज और, एनर्जी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात करेंगे बच्चों, और थोड़ा पार्टिसिपेट करना। अब यहाँ पे ऐसे समझ के चलो कि हम लोग ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही क्लास में, ऐसा मान के चलो, पर तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों को निकालने के लिए अलग अलग। अभी हमें कोई निकाले यहाँ से आके तो कोई धक्का मारेगा, हमें पुश करेगा, जायज बात है, पुश करेगा तो हो सकता है जो पुश किया एक बंदा निकल जाए, हो सकता है एक बंदा ना भी निकले, है ना। थोड़ा और पुश की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो हो सकता है दो निकल जाए, थोड़ा और पुश की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो हो सकता है तीनों के तीनों निकल जाए। अभी आप ऐसा मान के चलना कि ये तीनों के तीनों अलग अलग है, इनको इस बाउंड्री लाइन से बाहर निकालना है, और हम यहाँ से एक ही क्लास के बच्चे को, एक क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड क्लास का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीन क्लास का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से हम 3 बच्चों को भेज रहे हैं, 3 ही बंदे, ये तीनों भाग के जाएंगे। अभी पहली क्लास के बच्चे तीनों जाएंगे, तीनों ने टक्कर मारी, हमें कुछ भी नहीं होगा, वो बच्चे आएंगे हिट करेंगे, हमें ना बस ऐसे वाइब्रेशन सी होगी। सुना जो चीज समझा रहा हूँ, फिर उसको वहां पे समझाऊंगा। एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली क्लास के बच्चे गए, स्ट्राइक किया, अपन को कुछ भी नहीं हुआ, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हम सेकंड का लेके आए, थर्ड का लेके आए, फोर्थ का लेके आए, नहीं निकल पाए। जैसे फिफ्थ क्लास का बच्चा है ना, फिफ्थ यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ कौन निकल सकता है? हर्ष। हर्ष निकल के खड़ा हुआ है सरफेस पे, पास में सरफेस से निकल गया। वही 5 वाले बच्चे ने लौकिक को भी और मुझे भी, दोनों को स्ट्राइक किया, अपन को अभी भी कुछ नहीं हुआ, हम तो हल्के से वाइब्रेट हुए, वहीं रुक गए। थोड़ी फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बच्चा भेजा, बोलो कौन? हर्ष भी निकल सकता है। अब हर्ष को मिनिमम कितनी चाहिए निकलने के लिए? 5 से निकल गया है वो। जितनी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। पर नामकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वर्क फंक्शन बोलो क्या है? मिनिमम से मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए किसी को भी सरफेस से बाहर निकालने के लिए? बोल हर्ष के लिए कितनी? 10 पे आया लौकिक विभाग, तो 10 क्या बना? वर्क फंक्शन किसका? क्या 10 इसका भी वर्क फंक्शन बना गया? वो तो 5 में राजी था, 5 में निकल चुका है वो। 15 डाला विवेक विभाग, तो 15 किसके लिए वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन फॉर मी। अब छोटी सी बात सुन, अगर मैं 15 की इंटेंसिटी पहले ही डाल देता, क्या हम तीनों की निकलने की वो संभावना थी? लेकिन तीनों के निकलने में देख वेरिएशन क्या है। हर्ष के लिए कितनी चाहिए थी? दी कितनी? तो ये 15 हुई इंसिडेंट एनर्जी। क्या हुई? अब इंसिडेंट हो कौन रही है? फोटॉन्स। कौन हो रहे हैं? तो ये 15 है फोटोन की एनर्जी। चाहिए कितना था इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए? अभी हम तीनों हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको 5 चाहिए था, मिली कितनी? 5 ले लिया, यूज कर लिया, बाकी बची कितनी? 10 लेके दौड़ा। दौड़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब? काइनेटिक एनर्जी। 3 चीजें सुनी यहाँ पर, कौन कौन सी? वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दोबारा रिपीट कर, लौकिक के लिए कितनी चाहिए? 10। हमने दी कितनी? 15। तो क्या होगा? 10 का यूज करेगा निकलने के लिए, 5 का यूज करेगा। विवेक के बारे में बताओ। 15 दी, 15 ही चाहिए थी, जस्ट निकल के बाहर, काइनेटिक एनर्जी 0। नहीं आया समझ? सेम इंटेंसिटी, सेम, देखो ध्यान से सुनना, हमने बोला सेम एनर्जी मारी हम लोगों ने तीनों के लिए, बट तीनों का वर्क फंक्शन अलग अलग। तीनों में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हर्ष के पास, सबसे कम विवेक के पास। तो काइनेटिक एनर्जी मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकता है। पहले बताओ ये समझ में आया है? ऐसा सरफेस फिनोमेना, पर जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेंगे, कोई इनर सरफेस से भी निकल सकता है। जैसे मेरे पीछे या हर्ष के पीछे एक और बच्चा खड़ा कर दे, हर्ष भी निकल गया, थोड़ी इंटेंसिटी डाली, ये लड़का भी निकल गया। देख कैसे? हर्ष के पास मान लो हम लोगों ने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का यूज किया, 5 चाहिए था हर्ष को निकलने के लिए,
बचा कितना? तो ये तो 10 को लेके दौड़ा। अरे बोल भाई, अब वही 15 इसके पास भी है, लेकिन अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी। अरे हाँ है ना बोलो? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसने खर्च कर ली यहाँ से सरफेस तक जाने के लिए, बची कितनी? 10। 10 में से कितने का यूज करेगा बाहर? 5। बची कितनी? नहीं आया समझ में। इसको थोड़ा दूसरे नंबर से करते हैं। 5 5 5 वोल्ट कॉमन सा हो गया। मान लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालिए अपन लोगों ने, ठीक? 12 में से यहाँ तक जाने के लिए लेट्स से इसने 4 का यूज कर लिया। अभी यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 का यूज किया। बोल सरफेस पे कितने पे आ गया? 8। चाहिए कितनी? 5। बची कितनी? 3। लेके छोड़ेगा। नहीं आया समझ में? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर बार, हाँ मैक्सिमम सरफेस फिनोमेना होते हैं, बट हर केस में सरफेस से भी निकलेंगे और उसके पीछे से भी निकल सकते हैं। अब एक बार बता, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या ये बहुत सारे एटम्स के साथ कोलिजन भी करेगा? तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हुआ है ना, इसके कोलिजन की लॉस होता है, कोलिजन में लॉस होता है। सरफेस के लिए ये कोलिजन नहीं था क्योंकि सरफेस पे था। अगर फोटोन आया सफिशिएंट एनर्जी का, वो टक करेगा, फटाक से बाहर निकलेगा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया बेटा कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब क्या? खुद सोच के देखो। जब मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, निकला क्या? 2 3 4, जैसे ही 5 दिया फट निकल गया। यानी अगर हम सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी देंगे ना, तो ये वेट नहीं करता। ऐसे नहीं कि आने दो आने दो आने दो फिर एक साथ बहुत सारे निकलेंगे ना, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, दैट्स इट। और निकलेगा या नहीं निकलेगा उसके लिए हम लोगों ने डिफाइन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड सुन क्या हुआ? कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी हम डाल रहे हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया इंसिडेंट। जो इसको चाहिए थी वर्क फंक्शन 5, वर्क फंक्शन इंसिडेंट, खुद सोच के देख कंडीशन क्या होनी चाहिए बाहर निकलने की, कि ई इंसिडेंट कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, कम से कम। अरे बोल यार, इससे ज्यादा भाई हर्ष के लिए कितनी थी? 4.99 पे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ताकत भी नहीं। 6 पे, 5.5, 5 के जस्ट ऊपर कुछ भी हो, 5 पे निकल जाएगा बट खड़ा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नहीं आया समझ में? तो कंडीशन क्या है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो इंसिडेंट एनर्जी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। 5 इज व्हाट? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब फोटोन डाल रहे थे तो फोटोन की एनर्जी बोलो HF। अरे फोटोन की एनर्जी बोलो तो HF I शुड बी ग्रेटर देन 5 नॉट। 5 नॉट है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को लिखने का तरीका बेटा HF नॉट। F नॉट सुन ध्यान से, दिस इज नॉन एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अबे नामकरण में घबरा मत, क्योंकि ये तो हम समझ लेते, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी बढ़ने वाली है। रेडियो वेव से लेके गामा तक एनर्जी बढ़ती जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, पक्की बात है? सुनो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड बोले तो किनारे वाली फ्रीक्वेंसी, भाई कम से कम ये तो चाहिए चाहिए। इसके ऊपर कुछ भी डाल सब वैलिड है। जैसे अगर मैं बात करूं VIBGYOR, बोलो ये क्या है? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? वॉयलेट। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सोच, मेरे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है, बाबूजी प्लीज, मैंने बोला इस मेटल सरफेस के लिए ग्रीन कलर मेरा थ्रेशोल्ड है, मतलब समझ गए कि कम से कम क्या चाहिए? ग्रीन। उसके ऊपर कुछ भी डालो, ऊपर का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के डाल दो, सब पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ग्रीन से ऊपर कौन? ब्लू। नीचे कौन? मैं येलो कलर लिया है, क्या निकलेंगे? क्या कभी नहीं निकल सकते। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये आती है, जैसे वेव थ्योरी के दिमाग में ऐसा है, तो जो हम लोगों ने वेव थ्योरी पढ़ी थी, रियलिटी ये थी
कि बहुत सारी चीजों के बाद ना वेव थ्योरी डगमगाने लगती है। अब जब वो डगमगाने लगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, बट हाँ वेव थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने। अब वो एक डगमगाने की कहानी यहाँ पर भी है। इन्होंने देखा, किन्होंने, आइंस्टीन साहब ने, उन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने तो देखा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, या तो हो रहा है या नहीं होगा। वेव थ्योरी क्या बोली कि हम पहले वर्क फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये हर एक लाइट पर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, हर एक लाइट पर, ग्रीन पे भी निकलेंगे, येलो पे भी, ऑरेंज पे भी, रेड पर भी। क्या कर रहे हैं, जैसे हम येलो कलर लेके आए 100 वोट का बल्ब, वोट यहाँ पर इंटेंसिटी ध्यान रखना, 100 वोट का बल्ब ले आए, ठीक है। वो कह ठीक है 100 वोट से नहीं निकल रहा ना, 200 वोट कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, 10,000 कर दो, निकलेंगे जरूरी है, ऐसा उनका एजम्पशन था। बाबा ने बोला कि ऐसे 100, 200, 500 लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट चलेगा। ग्रीन पे आना चाहिए तो 10 वोट का एनर्जी डाल, निकल जाएगा। यहाँ तो चाहे 10,000 की एनर्जी डाल, नहीं निकलने वाली। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया यहाँ रोल में, नहीं आया समझ में? सुनो, लैम्डा की टर्म्स में लिखो एनर्जी, ये इसको क्या बोले, कम से कम, कम से कम। जैसे इसके लिए हमने बोला कम से कम कौन है, ग्रीन, तो क्या VIB पे निकल जाएगा, क्या G पे भी निकलेगा? यस। YOR पे नहीं निकलेगा। ओके ना, अब फ्रीक्वेंसी को लिखो लैम्डा की टर्म्स में, तो फॉर्मूला देखो, hc by lambda I should be greater than equals to hc by lambda naught। सही, hc ने hc को, तो lambda naught should be greater than or equals to, lambda naught को बोलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोला गया? ये कौन थी बोले तो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी डालो, यहाँ उल्टा है, दिस इज ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब देख उसी पे पढ़, कह रहा ग्रीन सबसे ज्यादा है भाई, वेवलेंथ की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ग्रीन सबसे ज्यादा है। अब इससे कम डालो तो ठीक, इससे ज्यादा डालेंगे तो नहीं निकलेगा। अब ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ देख किसकी, येलो, निकलेगा क्या? उसने बोल दिया भाई अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात करनी तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन है, और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करनी तो कम से कम ग्रीन है। क्या दोनों सेंस एक ही बना लेंगे? तो वेवलेंथ भी दे दे तो भी और फ्रीक्वेंसी भी दे दे तो भी, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, अब सुन, एक सेकंड, इसको इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन और लाइट डाली और डल के वो दौड़ने लगा, काइनेटिक एनर्जी, तीनों में एक रिलेशन है। सोच के देख, अभी यहीं पे बात कर लेते हैं। 15 मान लो 12 दी, 5 का यूज किया बाहर निकलने के लिए, बचा कितना? क्या मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो 7 क्या हुआ, 12, 5। अब रियलिटी बता कैसे याद करो आप, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू E इंसिडेंट माइनस phi नॉट प्लस डेल्टा E ड्यू टू कोलिजन। E कोलिजन जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 0। हाँ भाई, सरफेस पे किसके साथ कोलिजन करेगा ये, है ना? कोलिजन होगा तो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के अंदर, कि वो लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एटम्स के साथ कोलिजन होगा, तो कोलिजन एनर्जी भी लॉस होती है। नहीं आया समझ में? चलिए, जय हिंद।